लास्ट वीडियो में आपको हमने अपवर्तक प्रकार का दूरदर्शी पढ़ाया था। यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है न्यूटन का कैसेग्रेनियन दूरदर्शी। सबसे पहले इसका हम किरणारेख बनाते हैं। तो किरणारेख क्या है, देखिए किरणारेख यहाँ पर लिखा हुआ है। अब किरणारेख में क्या है कि इसमें एक बड़े द्वारक का एक परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। ये बड़े द्वारक का एक परवलयाकार अवतल दर्पण है, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। इसकी ये मुख्य अक्ष है, ये दिखाई दे रही है लाइन जो है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका दर्पण का ध्रुव कहलाता है P, ठीक है। अब इस दर्पण का यहाँ पर जो सेंटर है और इस फोकस बिंदु कह सकते हैं, फोकस बिंदु यहाँ पर, और फोकस से कुछ पहले ऐसा है कि इस दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक दूसरा दर्पण लगा होता है जो इस दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका होता है, और ये दर्पण होता है समतल दर्पण M2, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दर्पण है M1 जो परवलयाकार अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरा समतल दर्पण झुका रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी स्थिति होती है, और एक ये बड़ी नली में ये दोनों दर्पण लगे होते हैं। इससे कैसेग्रेनियन दूरदर्शी या इसको परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी क्यों कहते हैं, ये अच्छा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में गोली विवर्तन का दोष होता है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में गोली विवर्तन का दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए वैज्ञानिक न्यूटन ने एक कैसेग्रेनियन जिसका नाम है इस दूरदर्शी का आविष्कार किया। इसमें एक परवलयाकार अवतल दर्पण लगा होता है जिसके द्वारा गोली विवर्तन और बर्ण विवर्तन के दोष को दूर किया जा सकता है, इसलिए इसे न्यूटन का कैसेग्रेनियन दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं आप कि इसकी जो कार्यविधि है वो कार्यविधि इस तरीके से होती है कि ये जो दोनों दर्पण है वो एक बड़ी नली के अंदर लगे होते हैं, और ये एक परवलयाकार दर्पण है जिसको M1 एक परवलयाकार दर्पण कहा गया, ठीक है। इसके फोकस से कुछ पहले एक 45 डिग्री कोण पर एक समतल दर्पण M2 लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक उत्तल लेंस है जो नेत्र का लेंस कह सकते हैं। यहाँ से इसको देखा जा सकता है, नेत्र का यहाँ पर होगी, और इसको जो उत्तल लेंस कहते हैं, ये उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम कि इसकी कार्यविधि क्या है। तो कार्यविधि में देखेंगे आप कि यहाँ पर इसकी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है, यहाँ पर ये वस्तु दिखाई गई है AB। अब इस AB से चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से ये समांतर जा रही है, प्रकाश किरणें इस तरीके से, और यहाँ पर ये अवतल दर्पण के इस पॉइंट पर और एक अवतल दर्पण के इस पॉइंट पर ये यहाँ से क्या हो रही है, टकरा रही है, और टकराने के बाद यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित हो गई, ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित हो गई, और दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर आपतित होगी, ये आपतित हो रही है प्रकाश किरण, और ये भी समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, और दोनों ही प्रकाश किरण आपतित होने के बाद इस समतल दर्पण के द्वारा भी परावर्तित हो जाएंगे, और परावर्तित होने के बाद यहाँ जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो A' B' क्या कहलाएगा, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहलाता है। इसे नेत्रिका द्वारा देखा जाता है, लेकिन नेत्रिका के द्वारा इस A' B' का जो अंतिम प्रतिबिंब वस्तु AB का अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वो इसके द्वारा यहाँ बनता है A'' B' प्राप्त होता है। तो ये A'' B' इस नेत्रिका द्वारा वस्तु AB का बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। ये M1 एक परवलयाकार अवतल दर्पण है। इसमें मैंने बता दिया कि परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि गोली विवर्तन और बर्ण विवर्तन के दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक समतल दर्पण है जो परवलयाकार दर्पण के फोकस से कुछ पहले 45 डिग्री कोण पर झुका होता है। यहाँ पर इसकी मुख्य अक्ष पर बहुत दूर एक वस्तु स्थित है, क्योंकि दूरदर्शी है तो बहुत दूर पर स्थित वस्तु हो सकती है। यहाँ पर वस्तु AB स्थित है। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरणें जिन्हें आपतित किरणें कहते हैं, ये चलने वाली प्रकाश किरणें
ये अवतल दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण परावर्तित होकर वहां से परावर्तित हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो गई और एक यहाँ से परावर्तित हो गई। ये समतल दर्पण पर आपतित होती है और समतल दर्पण से आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होने के बाद यहाँ ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। और इस वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को नेत्र का द्वारा ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु ए बी का अंतिम प्रतिबिंब कहलाता है। ये इसकी कार्यविधि होती है। अब हम इसकी फोकस दूरी पर विचार करेंगे। इसकी आवर्धन क्षमता जो पीछे हमने अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में जो आवर्धन क्षमता लिख रखी है वही होती है। तो आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू क्या होगा, मॉड एफ ओ अपॉन एफ ई। ये होता है एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तथा नली की लंबाई एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ये नली की लंबाई कहलाती है। ठीक है, एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई और तथा नली की लंबाई एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई ये होती है। नोट, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो यहां पर हम लिखते हैं कि अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में गोलीय विवर्तन ये आपके कोर्स में नहीं है। गोलीय विवर्तन ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है। गोलीय विवर्तन का दोष होता है जिससे वस्तु या बिंब का चमकीला एवं स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसलिए परावर्तक प्रकार के दूरदर्शी में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे वस्तु का स्पष्ट एवं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी गोलीय विवर्तन व वर्ण विवर्तन के दोष से मुक्त होता है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछ लिया गया है तो यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूं यहाँ पर कि अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में गोलीय विवर्तन का दोष होता है जिससे वस्तु या बिंब का चमकीला एवं स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसलिए परावर्तक प्रकार के दूरदर्शी में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे वस्तु का स्पष्ट एवं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः परावर्तक प्रकार का दूरदर्शी गोलीय विवर्तन व वर्ण विवर्तन के दोष से मुक्त होता है। ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो इसको मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है आपका। अब मैं एक लेंस से संबंधित एक नोट यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो भी आप नोट याद कर सकते हैं। वैसे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखता हूँ
लेंस से संबंधित। फिर एक दो न्यूमेरिकल करवाते हैं। एक नोट यहां पर लेते हैं लेंस से संबंधित नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1, यहां पर लिखा NL ग्रेटर देन NG। इसका मतलब यह है L मींस लिक्विड होता है, लिक्विड मींस द्रव होता है, N मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और G मींस यहां पर है ग्लास, और N मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब है NL ग्रेटर देन NG। कहने का अर्थ है कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांच या ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है। तो इसमें जो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि यदि किसी कांच के लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो उस स्थिति में डूबा हुआ लेंस उत्तल है तो वो अवतल की तरह व्यवहार करेगा, और यदि अवतल लेंस को डुबोया गया है तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहां लिख सकते हैं यदि किसी कांच के लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो ग्लास का अपवर्तनांक कम है, कांच का अपवर्तनांक कम है, और द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, हो तो उत्तल लेंस, यदि उत्तल लेंस डुबोया जाएगा तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह, और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। NL ग्रेटर देन NG, यदि किसी कांच के लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, मतलब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है और कांच का अपवर्तनांक कम है, तो उत्तल लेंस को डुबोया जाएगा तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस को डुबोया जाएगा तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर ये दोनों बराबर हैं, यहां लिख सकते हैं NL इक्वल्स टू NG हो तो, NL इक्वल्स टू NG हो तो, ठीक है। कहने का मतलब है कि द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर है। यदि कांच से बने लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो तो द्रव में डूबा हुआ लेंस अदृश्य हो जाएगा, अर्थात लेंस एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। यहां पर NL इक्वल्स टू NG है, हो तो यदि कांच से बने लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के कैसे हो, बराबर हो, तो द्रव में डूबा हुआ लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी लेंस हो, अदृश्य हो जाएगा। कहने का मतलब है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों के अपवर्तनांक कैसे बराबर है। जैसे हम ग्लिसरीन में
एक कांच जो है क्राउन कांच से बने लेंस को ग्लिसरीन में डाल देंगे, क्योंकि ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48 के समथिंग होता है, और जो कांच है क्राउन कांच है उसका जो अपवर्तनांक है 1.5 के समथिंग होता है। जब दोनों उसमें होंगे तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बराबर हो गए, तो उसमें जो डुबाया हुआ जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा, अर्थात लेंस एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तीसरा पॉइंट, इसमें देखिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहां से NL लेस देन क्या करते हैं, NG करते हैं, पहले का उल्टा करते हैं। हो तो यदि किसी कांच के बने लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, कांच के अपवर्तनांक से कम हो, तो अगर उत्तल लेंस को डुबाया जाएगा तो उत्तल लेंस ही दिखाई देगा, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस को डुबाएंगे तो अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। तो उत्तल लेंस किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह तथा अवतल लेंस डुबोया गया है तो अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ये 3 पॉइंट हो गए, ये तीनों पॉइंट आप समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाते हैं। ये एग्जांपल 11.24 है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जाती है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी कितनी दे रखी है, 50 के लिए की जाती है यदि नलिका की लंबाई दे रखी है, ट्यूब की लंबाई कितनी है, 102 सेंटीमीटर है, तो अवदृश्यक व नेत्रिका की क्षमता क्या होगी। पीछे हमने जो निकाला है वो अवदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी निकाली है, यहाँ पर उसने क्षमता पूछ ली है। थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, बस पहले इनकी दोनों की फोकस दूरी निकालेंगे और फोकस दूरी और क्षमता में जो संबंध है उसका सूत्र लगा करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। प्रश्नानुसार खगोलीय दूरदर्शी की बात है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, ठीक है। नलिका की लंबाई L बराबर 102 सेंटीमीटर दे रखी है। अवदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी, इसलिए अवदृश्यक की जो फोकस दूरी है FO होती है, ठीक है, और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, FE होती है। अब अपने पास आवर्धन क्षमता का सूत्र है, 2 फॉर्मूले मैंने पीछे बताए थे कि ये दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ लेता है। तो यहां से सूत्र देखें, पहला सूत्र M = mod FO/FE तथा L नली की लंबाई के लिए इन दोनों में संबंध FO प्लस क्या होता है, FE होता है, ठीक है। तो यहां से M की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 50, यह लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी 50 और FO अपॉन क्या होगा, FE, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो FO = कितना हो गया, 50 FE, 50 FE बन गया है, ठीक है। और L कितना दे रखा है आपको, 102। तो अब इस सूत्र का उपयोग करिए, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी, 102 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से FO की वैल्यू कितनी आ गई, 50 FE प्लस, और FE यहाँ पर और है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 51। तो 102 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 51 FE हो गया। FE बराबर कितना हो गया, 102 सेंटीमीटर बटे 51। तो FE की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई FE की।
लेकिन अपने पास एफ ओ की वैल्यू नहीं है, तो इस एफ ई की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए एफ ई की, तो कितना हो जाएगा एफ ओ, दिस इंप्लाइज दैट एफ ओ इक्वल्स टू 50, तो ये हो गया, और एफ ई की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो एफ ओ कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होंगे, एक तो जो जहां तक बोर्ड में पूछ लेता है वो ये होंगे कि एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर और एफ ओ की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है ये प्रश्न में, अभिदर्शक व नेत्रका की क्षमता ज्ञात करो। तो क्षमता के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, इसको ऊपर से इरेज कर देते हैं, और एक क्षमता का सूत्र है जो फोकस दूरी और क्षमता में संबंध। तो यहाँ पर फोकस दूरी व लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता में संबंध, या पीछे आपको ड्राइव करवा चुके हैं। तो यहां से किसके लिए ले रहे हैं, अभिदर्शक के लिए और नेत्रिका के लिए। तो यहां से पीओ इक्वल्स टू क्या होगा 100 अपॉन एफओ, ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी यहाँ पर, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। और दूसरा यहाँ पर लेंगे पी नेत्रिका लेंस के लिए, तो 100 अपॉन एफ ई, और ये भी किसमें होनी चाहिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ से पीओ 100, तो ये कितना लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, और एफओ की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, ठीक है। तो ये पीओ इक्वल्स टू क्या आ गया 1 डी आ गया, 1 डायोप्टर। तो अभिदर्शक लेंस की क्षमता है वो कितनी है 1 डायोप्टर की, और यहाँ पर पी इक्वल्स टू कितना हो गया 100, और एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो 2। तो यहाँ से पी इक्वल्स टू कितना आ गया, डिवाइड कर दीजिए 50 डायोप्टर। तो नेत्र का लेंस की जो क्षमता है, नेत्र का लेंस की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर 50 डायोप्टर, और अभिदर्शक लेंस की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 1 डायोप्टर। तो पीओ इक्वल्स टू अभिदर्शक लेंस की क्षमता पीओ इक्वल्स टू 1 डायोप्टर, और नेत्र का लेंस की क्षमता पी इक्वल्स टू 50 डायोप्टर, ये आती है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 11.20, ठीक है। वैसे पीछे करवा देना चाहिए था मुझे इसको एग्जांपल को, लेकिन ये और ये रह गया तो इसको यहाँ करवा देते हैं। एक छोटे कोण कैपिटल ए के प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतन कोण आई पर आपतित होता है तथा इसके विपरीत पृष्ठ से अविलंबित निर्गत होता है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो आपतन कोण का मान ज्ञात करो। आपतन कोण हमें निकालना है यहाँ पर, आई का मान। देखिए प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है, और आपतन कोण कितना दे रखा है, आई। तो आई का हमें मान निकालना है यहाँ पर। तो ये जो कंडीशंस कह रहा है वो ये है कि विपरीत, मैं यहाँ लिख दिया है कि विपरीत पृष्ठ से किरण अविलंबित निर्गत है। यह तभी होगा जब किरण इस पृष्ठ पर अविलंबित हो, अर्थात R2 बराबर क्या हो 0। मैंने पीछे प्रिज्म में दिखा दिया था कि R1 और R2 नीचे बन रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 और R2 का मैं जो है ये R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तब यहाँ से दोनों एंगलों की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 बराबर प्रिज्म कोण के बराबर होती है। तो यहाँ से इसमें R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन होगी तभी पृष्ठ से अवलंबित निर्गत होगी किरण, अगर ये R2 की वैल्यू 0 होगी तभी। तो यहाँ से R1 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो गया A, R1 इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल A वैल्यू आ गई इसमें। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू तो A आ गई, अब यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम है अपवर्तनांक n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन क्या है साइन r, ठीक है। तो यहां से n इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन r1। चूंकि ये जो कोण बनते हैं साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई, ठीक है, साइन r1 अप्रोक्सीमेटली r1, यहां लिखता हूं मैं अति अल्प कोण, ये बहुत छोटे कोण होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू आई अपॉन R1। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n R1, तो आई इक्वल्स टू n, R1 की वैल्यू कितनी a, आई इक्वल्स टू क्या होगा na। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। एक छोटे कोण a, छोटे कोण a से कह रहा है तो ये प्रिज्म कोण है कि प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतन कोण I पर आपतित होता है। प्रकाश किरण कौन से कोण पर आपतित होता है, I पर। पीछे मैंने आपको PQRS दिखाया था, उसमें प्रिज्म जब पढ़ाया था मैंने, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाला था, वहां पर एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। आप होता है तथा इसके विपरीत पृष्ठ से अविलंबित निर्गत होता है।
यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो n है तो आपतन कोण का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब है इसमें i हमें फाइंड करना है। तो यहां से इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखिए विपरीत पृष्ठ से किरण अविलंबित निर्गत है, यह तभी होगा जब किरण इस पृष्ठ पर अविलंबित हो, अविलंबित आपतित हो, ठीक है, एक शब्द और बढ़ा सकते हैं, आपतित हो, अर्थात R2 बराबर क्या होगा 0। तब R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है कैपिटल A, दोनों कोणों का योग हमेशा प्रिज्म कोण के बराबर होगा यहाँ पर। तो R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी 0, ये कंडीशंस होती है ये चीज। तो R1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा A, तो R1 इक्वल टू क्या होगा A, ठीक है। तो स्नेल के नियम, कौन सा नियम अप्लाई करते हैं आपतन कोण के लिए, स्नेल का नियम, n इक्वल टू sin i अपॉन sin r। तो n इक्वल टू sin i अपॉन sin r1, r की जगह पर क्या लगा सकते हैं R1, क्योंकि R1 कोण बचा आपके पास, और यहाँ से sin i अप्रोक्सीमेटली i और sin r1 अप्रोक्सीमेटली r1, अति अल्प कोण। तो n इक्वल टू sin i अपॉन sin r1, ये अति अल्प कोण है तो n इक्वल टू i अपॉन r1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i इक्वल टू n r1, और R1 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए तो I इक्वल टू क्या हो गया n a, ठीक है। दैट इज आंसर, ये इसका आंसर कहलाएगा। और ये चैप्टर आपका कौन सा हो गया फिनिश, 11 चैप्टर फिनिश हो गया। 11 और 12 मिला करके ये 9 नंबर के चैप्टर्स होते हैं, एक यूनिट है पूरी है, और बड़ी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब मैं इसके जस्ट बाद चैप्टर अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ये पूरा एक चैप्टर हो गया, इसको आप रिवीजन में करें, घर पर रिवाइज करें इसको, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप जब क्लास लगेगी तब उसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर 11 हमने फिनिश कर दिया है।